सच? तुम्हें यकीन है ये नुस्खा काम करेगा? आलिशान अपने मखमली रुमाल से अपना नाक ढकते हुए बोल उठी। आलिशान और राय सिंह किशन के झोपड़े में खड़े थे। झोपड़े में एक और छोटी सी आग जल रही थी जिसके ऊपर कुछ गर्म हो रहा था। उसमें से अजीब सी ब्लू रंग की भाप निकल रही थी और उसमें से खतरनाक बदबू आ रही थी। किशन उसके पास बैठा था। ये जहर रामबाण इलाज है महारानी, वो अपनी रफ आवाज में बोल उठा। आप भूल गई, 1 चम्मच रोज राजमाता के खाने में डालते थे। 1 महीने में तो वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। धीरे बोल बेवकूफ। बोलते हुए राय सिंह ने तुरंत झोपड़ी का छोटा दरवाजा बंद किया। राजमाता को हम जहर देते थे, इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है। सच तो ये था कि अवध के दरबार में राजमाता का हुक्म अभी भी खूब चलता था। राजमाता की राजनीति इतनी अद्भुत थी कि वो अंग्रेजों को भी चुप कर सकती थी। उम्र 90 साल की थी, लेकिन वो रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ महीने पहले एक दिन आलिशान ने खुद की आंखों के पास झुर्रियां देखी। आलिशान खुद अब 50 साल की होने को आई थी। ये बुढ़ी मरे उससे पहले तो मैं मर जाऊंगी और अवध पर अकेले राज करने का मेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा। ये कहते हुए उसने किशन को एक जहरीली जड़ी बूटी ढूंढने को कहा था जो स्लो पॉइजन का काम करे। आलिशान ने चोरी का इल्जाम लगाकर राजमाता के बावर्ची को निकाल दिया था और अपने बावर्ची को काम पर लगा दिया था। उस बावर्ची ने राजमाता के खाने में धीरे धीरे जहर डालना शुरू किया था। 1 ही महीने में राजमाता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राजमाता मरने ही वाली थी। तब कुमकुम ने आके सारा प्लान चौपट कर दिया था। आलिशान और राय सिंह को इसके बाद तो एकदम ही कंफर्म हो गया था कि तिग्मांशु मरे या ना मरे, कुमकुम का खात्मा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुमकुम तुरंत मर जाए। ये जहर कहीं उसे भी 1 महीने बाद तो नहीं मारेगा? आलिशान ने अपना नाक ढककर ही किशन से पूछा। किशन ने कहा कि इस बार उसने ज्यादा डोज डाला था, इतना ज्यादा कि जैसे ही ये जहर तिग्मांशु और कुमकुम की जीभ को छुएगा दोनों तुरंत ही मर जाएंगे। ये सुनकर आलिशान और राय सिंह खुश हुए। उनको वैसे भी जल्दी थी। प्रॉपर्टी के खोए हुए पेपर्स कुमकुम या तिग्मांशु के हाथ लग जाएं, उससे पहले वो दोनों को मार देना चाहते थे। आलिशान ने भी पूरे महल में प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढे थे, लेकिन कहीं नहीं मिले। ए सुन, तुझे उस कुमकुम के कमरे में कोई कागजात मिले क्या? अपना कमरा साफ करती नौकरानी को आलिशान ने पूछा था। ये वही नौकरानी थी जिसको कुमकुम के कमरे में पर्दे के पीछे से कागजात मिले थे। कुमकुम ने उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे असली मोती की बूंदें दी थी जो अभी उसने पहन रखी थी। जब महारानी आलिशान ने ये प्रश्न पूछा तो उसकी लालच कई गुना बढ़ गई। क्या आलिशान भी कुछ देगी? आलिशान के पास तो कभी न देखे हों वैसे हीरे मोती थे। कागजात देखे भी हैं और नहीं भी देखे महारानी, वो भाव खाते हुए बोलने लगी। जिस तरह दोनों महारानियां उस कागजात के पीछे पड़ी हुई थी, जाहिर था कि बहुत ही जरूरी कागजात होंगे। नौकरानी को लगा था कि आलिशान तुरंत अपने गले से असली हीरे का हार निकालकर उसे दे देगी तो वो सच बता देगी। लेकिन आलिशान ने उसे आंखें दिखाई, सीधा सीधा जवाब देना है तो दे वरना फुट। ये सुनकर नौकरानी का ईगो हर्ट हो गया था। कुछ नहीं था महारानी कुमकुम के कमरे में, कहते हुए वो मुंह बिगाड़ते हुए वहां से चली गई। तभी आलिशान और राय सिंह फ्रस्ट्रेट होकर किशन के पास आए थे। उन्हें क्या पता था कि कुमकुम के हाथ में तो प्रॉपर्टी के पेपर्स कब के लग गए थे। फिलहाल कुमकुम अपने छोटे कमरे में बैठी थी। सुबह उसका जो सुंदर रोमांटिक मूड था वो एक तो उन कागजात ने बिगाड़ा था और दूसरा नित्या ने। कुमकुम का जी मचल रहा था, उसे बार बार रोना आ रहा था। एक बार उसे इंदुमती ने कहा था कि एक पुरुष अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इतने सालों में तिग्मांशु ने तो नित्या का नाम नशे में भी नहीं लिया था। कुमकुम को क्या पता था कि उसे देखते ही वो किस कर बैठेगा और ऊपर से उसे अपना कमरा दिखाने उसके पीछे पीछे जाएगा। महारानी! अचानक ही कुमकुम के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुमकुम ने देखा तो कोई नौकर हाथ में एक ट्रे लिए खड़ा था। क्या है? कुमकुम पूछ बैठी। वो नौकर ट्रे लेकर अंदर आया। उस ट्रे के अंदर एक बाउल था जिसमें सूप रखा हुआ था। लखनऊ के महाराज तिग्मांशु ने आपके लिए ये सूप भेजा है, कहते हुए उस नौकर ने बेड के पास पड़े एक टेबल पर सूप इत्यादि रखा। सूप क्या होता है? कुमकुम को नाम से तो अंग्रेजी डिश लग रही थी, लेकिन दिखने में तो काली दाल जैसी थी।
नौकर हंस पड़ा। महारानी, ये अंग्रेजों के खाने की रीत है, हम यहाँ ऐसे ही खाते हैं। पहले सूप पीजिए, तब तक मैं आपके लिए बाकी खाना लाता हूँ। कहते हुए वो नौकर वहां से चला गया। कुमकुम ने सूप को देखा। उसे भूख तो ना थी, लेकिन नौकर ने कहा था कि लखनऊ के महाराज यानी कि तिग्मांशु ने ये सूप भेजा है। कुमकुम ने वो बाउल हाथ में लिया और सूंघा। कुमकुम की सेंसेस तो काफी तेज हो ही गई थी। उसे तुरंत इस काली दाल जैसे दिखने वाले सूप में कुछ काला लगा। ऊपर से जैसे ही उसने वो सूप सूंघा, उसे उल्टी की फीलिंग आई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, कहते हुए वो बाउल बेड पर रखने गई। लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि किस तरह तिग्मांशु नित्या पे लट्टू होकर उसके पीछे पीछे गया था। उसके बीच अगर तिग्मांशु का ध्यान कुमकुम को सूप भेजने में गया था तो वो तो अच्छी ही बात थी। मैंने नहीं खाया और तिग्मांशु को बुरा लगा तो? कुमकुम सोचने लगी और फिर आखिर में उसने चम्मच उठाई और अपने बच्चे से बात करते हुए कहा, बेटा थोड़ा सह लेना। फिर कुमकुम सूप पीने गई। अचानक ही कुमकुम के हाथ पर एक भारी हाथ लगा और झटके से सूप को नीचे गिरा दिया। कुमकुम बौखला गई। कौन? ये पूछते हुए कुमकुम ऊपर ही देखने वाली थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गई जहां सूप गिरा था। अवध के राजमहल में बेहद महंगी टाइल्स थी जो खास इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। वो कभी नहीं टूटती थी, लेकिन यही टाइल्स सूप के गिरने की वजह से पिघलने लगी। कुमकुम की आंखें फट गई क्योंकि वो समझ गई इसमें जहर था। किसी ने उस सूप में उसके लिए जहर डाला था। मतलब कुमकुम का इंट्यूशन सही था। उसने अपने बचाने वाले को देखा तो वो और शॉक हो गई। उसको बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि खुशबू थी, राय सिंह और आलिशान की 15 साल की बेटी। यही सूप तिग्मांशु भैया के पास भी गया है, वो खाएं उससे पहले बचा लीजिए। खुशबू इतना कहते हुए कुमकुम के कमरे से निकल गई। कुमकुम का दिमाग खराब हो गया। नहीं महाराज, चीखते हुए वो वहां से नित्या के कमरे की ओर भागने लगी। दूसरी ओर नित्या को दिए गए कमरे में तिग्मांशु ने पूछा, ये कमरा ठीक है ना तुम्हारे लिए? उसने नित्या की तरफ देखा तो नित्या की आंखों में आंसू थे। तिग्मांशु अगर फूलमती की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था तो नित्या की आंखों में आंसू देखना तो दूर की बात थी। देखो, तुम जानती हो मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। कहते हुए तिग्मांशु बहुत डिस्टर्ब हो गया और अपना रुमाल नित्या को दे दिया। नित्या ने वो रुमाल लिया और आंसू पोंछने के बजाय उसे अपने सीने से लगाया। नित्या जैसी प्रैक्टिकल औरत जब इमोशनल होने लगे तो तिग्मांशु तो क्या ही करेगा। माफ करना तिग्मांशु, मैं खुद के आंसू रोक नहीं पाई। तिग्मांशु उसे एकटक देख रहा था। उसके दिल में भावनाओं का बवंडर मचा हुआ था। नित्या ने तिग्मांशु की ओर पीठ की और बोल उठी, कुमकुम ने भले ही मजाक में कहा हो लेकिन सच ही कहा। कूच बिहार के महाराज मुझे खुश नहीं रख पाते, मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ। तिग्मांशु चुपचाप सुनता रहा। एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें ये सब कह रही हूँ, सुनोगे ना? नित्या ने उसे पूछा। तिग्मांशु उसके पास आया। हाँ, क्यों नहीं सुनूंगा, वो बोल उठा। नित्या बोल उठी, तुमसे बेवफाई करने की सजा मुझे कुदरत ने दे दी। कूच बिहार की महारानी होते हुए भी मुझे अभी तक माँ बनने का सुख नहीं मिला है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। कहते हुए नित्या रोते हुए तिग्मांशु के सीने से लग गई। तिग्मांशु बहुत ही अनईजी हो गया। अरे नित्या, तुम आ गई? अचानक ही तिग्मांशु ने आलिशान की आवाज उसके पीछे से सुनी। तिग्मांशु और नित्या ने देखा तो दरवाजे पर खुद महारानी आलिशान खड़ी थी। उसके पास 2 चीजें थीं, चेहरे पर बड़ी मुस्कान और हाथ में एक कटोरा। तिग्मांशु बेटा, तुम्हें नौकर ढूंढ ढूंढ के थक गए, खाने का समय हो गया है। कहते हुए आलिशान अंदर आई। इसीलिए ये सूप मैं ही तुम्हारे लिए लाई और नित्या के लिए भी, सोचा वो भी थोड़ा ले लेगी। नित्या ने तुरंत खुद को संभाला और आंसू पोंछकर नॉर्मल हो गई। आलिशान के इस बदले तेवर का राज तिग्मांशु ना समझ पाया। आइए, कहते हुए आलिशान को मुगलों का सलाम किया। नित्या ने भी किया। तिग्मांशु के सामने आलिशान ने सूप धरा और बोली, लो, आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? नित्या बोल उठी तो आलिशान ने उसकी बात काटी। अरे, तुम्हें मिलने के बहाने आ गई बाबा। नित्या स्माइल कर बैठी। सच तो ये था कि नित्या और आलिशान की आपस में काफी बनती थी। कूच बिहार राज्य के पास बेहद सत्ता थी, अवध राज्य से ज्यादा, और इसीलिए आलिशान नित्या को अपने सर आंखों पर रखती थी। क्या पता कूच बिहार के महाराज और महारानी का कभी काम पड़ जाए।
तिग्मांशु ने बाउल में से 1 चम्मच सूप लिया और पी गया। महाराज महाराज! कुमकुम ऐसी हालत में पागलों की तरह चीखते हुए नित्या के कमरे की ओर जा रही थी। तभी ही अचानक बृजमोहन का हाथ बीच में आया और उसने कुमकुम को रोका। ऐसी हालत में ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रही हो बेवकूफ लड़की? बृजमोहन उसके कान में फुसफुसाने लगा। पिताजी मुझे जाने दीजिए, वो लोग महाराज को मार डालेंगे, कुमकुम कहने लगी। और तुझे भी, बृजमोहन गुस्से में बोल उठा। तुझे तेरी माँ ने अभी तक यहाँ से भगाया नहीं, जिंदा रहना है तो भाग जा यहाँ से। ये कहते हुए बृजमोहन ने कुमकुम को एक रैंडम कमरे में बंद कर दिया। मैं गाड़ी तैयार करवाता हूँ, कहते हुए बृजमोहन कुंडी लगाकर चला गया। नहीं खोलिए पिताजी, पिताजी! कुमकुम अंदर से दरवाजा ठोकती रही, लेकिन वहां कोई न था। दूसरी ओर तिग्मांशु को अचानक बेहद गर्मी होने लगी। उसने सूप का कटोरा नीचे रखा। आलिशान और नित्या हंस हंस के बातें कर रहे थे, लेकिन तिग्मांशु को धुंधला दिखने लगा। नित्या, वो बोलने गया, लेकिन न जाने क्यों उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। उसे अब पसीना भी आने लगा। वो उठा और ताजी हवा खाने के लिए खिड़की खोली। आलिशान तिरछी नजर से तिग्मांशु को देख रही थी। तिग्मांशु की अनईजीनेस देखकर आलिशान के पेट में एक्साइटमेंट में गुदगुदी होने लगी। तिग्मांशु की तबीयत और बिगड़े और नित्या को पता चले उससे पहले आलिशान अचानक उठ खड़ी हुई। आओ नित्या, महाराज से मिलकर आते हैं। नित्या भी खड़ी हुई और उसने तिग्मांशु को कहा, हम अभी आते हैं। तिग्मांशु ने उसकी तरफ देखे बिना हाँ में सर हिलाया। नित्या और आलिशान चली गई। अचानक तिग्मांशु की तबीयत और बिगड़ने लगी। पानी, कहते हुए वो अपना बैलेंस खो बैठा और अचानक ही जमीन पर उल्टी कर दी। उल्टी करते ही अचानक उसने एक अजीब सी डकार खाई और फिर अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, कमरे के दरवाजे के पीछे 2 आंखें मुस्कुराईं। वो किशन था। बधाई हो, तिग्मांशु पर जहर काम कर चुका है, किशन ने राय सिंह को जाके अकेले में कहा तो राय सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। कहाँ है उसकी लाश? राय सिंह ने फुसफुसाते हुए पूछा। किशन ने उससे कहा कि वो नित्या के कमरे में मरा पड़ा था। उसी समय फूलमती के कमरे में से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थीं। इशाक और फूलमती दोनों तालाब से फूलमती के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। एक आखिरी ओंकार के बाद सब शांत हो गया। इशाक अपना काम खत्म कर बिस्तर पर से उतर गया। सुख से भीगी हुई फूलमती ने इशाक को जाने से रोका भी नहीं। आज रात को भी आऊंगा, कह के इशाक फूलमती को एक आंख मार के वहां से चला गया। फूलमती इतनी ज्यादा खुश थी कि मत पूछो। बस कुछ ही समय में मैं पेट से हो जाऊंगी, बच्चा किसी का भी हो, नाम तो तिग्मांशु का ही रहेगा। कहते हुए वो अपने बिस्तर से उठी। उसे इस खुशी में तिग्मांशु की याद आ गई थी। जॉन, कहते हुए वो तिग्मांशु से मिलने चली गई। उसने आखिरी बार तिग्मांशु को किसी औरत के पीछे पीछे जाते देखा था, तभी वो इनसिक्योर हो गई थी, लेकिन अभी उसे तिग्मांशु को अपने पकड़ में रखने का अच्छा तरीका मिल गया था। जॉन, कहते हुए फूलमती तिग्मांशु को ढूंढते ढूंढते नित्या के कमरे में घुसी और जमीन पर पीले पड़ गए तिग्मांशु को देख चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कुमकुम ने अपने बंद कमरे में भी सुनी। ये तो फूलमती की आवाज है। ये सोचते हुए कुमकुम टेंशन में भागकर खिड़की पर गई। काफी दूर से नित्या का कमरा दिख रहा था और नित्या के कमरे के बाहर भीड़ जमा हो रही थी। स्वाभाविक है, सबसे पहला विचार कुमकुम को तिग्मांशु का ही आया। कहीं उसने जहर पी तो नहीं लिया? क्या हुआ, कोई बताएगा? कुमकुम खिड़की से ही चिल्लाने लगी। उसने देखा कि कोई रोती हुई फूलमती को वहां से लेके जा रहा था। नित्या, आलिशान और राय सिंह तीनों भागकर कमरे के अंदर गए। कुमकुम भागकर अपने कमरे के दरवाजे की ओर गई। पिताजी खोलिए, कोई दरवाजा खोलिए। वो जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी। अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। कुमकुम दरवाजा खोलकर तिग्मांशु की ओर भागे। उससे पहले बृजमोहन ने उसका रास्ता रोका। इस बार बृजमोहन के होश उड़े हुए थे। वो बोल उठा, तिग्मांशु आखिरी सांसें ले रहा है, तू यहाँ से भाग। ये कहते हुए कुमकुम का हाथ पकड़ा और महल के मुख्य द्वार की ओर खींचने लगा। नहीं पिताजी। कुमकुम इतनी शॉक में आ गई थी कि उसे लगने लगा कि कहीं ये बहुत बुरा सपना तो नहीं। अंदर बैठ, इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लखनऊ पहुंच जाओ। बृजमोहन ने कुमकुम को घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घोड़ा गाड़ी लखनऊ की ओर चलने लगी।
क्या तिग्मांशु सच में दम तोड़ देगा? क्या करेगी कुमकुम? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तिग्मांशु की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। वहां मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तिग्मांशु के साथ हुआ क्या था। सिर्फ राय सिंह बहादुर और बेगम आलिशान ही थे जिन्हें सच्चाई का पता था और जो तिग्मांशु की ये हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। पर उन दोनों के अलावा कोई और भी था जिसे उस षड्यंत्र के बारे में पता था, और वो थी राय सिंह बहादुर और आलिशान की बेटी खुशबू। पर उस वक्त वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिस वजह से वो किसी को भी ये नहीं बता सकती थी कि आखिर तिग्मांशु को हुआ क्या था। तभी नित्या जोर से चिल्लाई, जल्दी से राज वैद्य को बुलाओ। नित्या की बात राय बहादुर और आलिशान को खटकी, पर वो सबके सामने राज वैद्य को बुलाने की बात पर रोक नहीं लगा सकते थे। इसीलिए नाटक करते हुए आलिशान बोली, हाँ हाँ, जल्दी से हकीम जुम्मन को बुलाओ। सिर्फ एक वही है जो तिग्मांशु की तबीयत ठीक कर सकते हैं। वहां खड़े एक नौकर ने हाँ में अपना सर हिलाया और तेजी से हकीम को बुलाने राजमहल के बाहर भागा। दूसरी तरफ वो घोड़ा गाड़ी कुमकुम को लेकर राजमहल से काफी दूर निकल आई थी। कुमकुम ने घोड़ा गाड़ी भगा रहे कोचवान से बहुत बार रुकने के लिए बोला, पर उसने उसकी एक न सुनी। वो अपने मालिक बृजमोहन का हुक्म बजा रहा था। एक पल को कुमकुम के मन में आया कि वो चलती गाड़ी से कूद जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया और वो रुक गई। कुमकुम को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, पर उसे उसके बच्चे के मुंह ने वो कदम उठाने से रोक लिया। लेकिन तभी अचानक कुमकुम के दिमाग में ख्याल आया, भले ही वो घोड़ा गाड़ी से कूद नहीं सकती थी, पर गाड़ी वाले को कूदने की धमकी तो दे ही सकती थी। उसने तेज आवाज में गाड़ी वाले से कहा, तुम मेरे पिता के कहने पर मुझे सिर्फ इसलिए लखनऊ ले जा रहे हो ना, जिससे मेरी जान बच सके। लेकिन अगर तुमने ये घोड़ा गाड़ी नहीं रोकी तो मैं इससे नीचे कूद जाऊंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। कुमकुम की धमकी से वो कोचवान डर गया और उसने घोड़ों की लगाम को कस के खींचा, जिससे घोड़े अचानक से रुके। लेकिन अचानक से रफ्तार में आई रुकावट के कारण वो घोड़ा गाड़ी पलट गई और कुमकुम उससे उछलकर बाहर दूर जा गिरी। किस्मत से कुमकुम घास के एक मैदान में गिरी थी, जिस वजह से उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। कुमकुम को बस कुछ मामूली सी खरोच ही आई थी, जबकि वो कोचवान जमीन पर घायल पड़ा दर्द से कराह रहा था। एक पेड़ से टकराने के कारण उस कोचवान का सिर फट गया था, जिसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। कुमकुम अपनी जगह से उठी और उसने अपने आसपास देखा। वो घोड़ा गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उससे बंधे घोड़े कब के छूटकर वहां से दूर भाग चुके थे। कुमकुम अवध के राजमहल से बहुत दूर निकल आई थी और उसके पास वापस वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन तिग्मांशु का ख्याल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, जिस वजह से उसे किसी भी हालत में वहां वापस पहुंचना ही था। इसलिए कुमकुम ने बिना समय गवाए अपने कदम अवध की तरफ मोड़ लिए और पैदल ही वहां जाने लगी। लेकिन तभी अचानक कुमकुम की नजर पेड़ के पास अधमरी हालत में पड़े कोचवान पर पड़ी। कुमकुम उसे नजरअंदाज करके वहां से जा ही रही थी कि उस कोचवान की कराहने की आवाज ने उसके पैर जकड़ लिए। एक घायल पड़े इंसान की आवाजें कुमकुम के अंदर बैठी चिकित्सक को पुकार रही थी। उसे इतना समझ में आ ही गया था कि अगर उस कोचवान को जल्दी से इलाज नहीं मिला तो कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुमकुम असमंजस में पड़ गई। उसके दिल का एक हिस्सा उसे वापस अपने तिग्मांशु के पास जाने को कह रहा था, ताकि वो अपने प्यार की सही समय पर जान बचा सके। वही उसके दिल के दूसरे हिस्से में बैठी एक चिकित्सक इस तरह किसी जरूरतमंद को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आखिर में कुमकुम अपना फैसला लेते हुए अपने मन में बोली, हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकती। अगर मेरे पतिव्रत में शक्ति है तो मेरे सुहाग के प्राण तब तक बचा कर रखना जब तक मैं उनके पास नहीं पहुंच जाती। इतना बड़बड़ाते हुए कुमकुम ने अपने कदम जमीन पर घायल पड़े उस कोचवान की ओर मोड़ लिए और उसके पास जाकर बोली, तुम फिक्र मत करो भैया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कुमकुम ने अपने आसपास देखा जहां कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे। कुमकुम ने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया और सीधा जाकर उस कोचवान का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ
अवध के राजमहल में हकीम जुम्मन तिग्मांशु की नाड़ी चेक कर रहे थे, जबकि महल के बाकी लोग हैरान हुए उनकी ओर देख रहे थे। लेकिन वहां मौजूद किसी के मन में भी तिग्मांशु के लिए कोई खास चिंता नहीं थी, बल्कि सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही थी। जहां एक तरफ राय बहादुर और आलिशान तिग्मांशु की मौत की कामना कर रहे थे, वहीं वहां मौजूद फूलमती मोटे मोटे आंसू बहाए जा रही थी। पर फूलमती को इस बात की चिंता नहीं थी कि तिग्मांशु धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था, बल्कि उसे इस बात की चिंता ज्यादा थी कि अगर तिग्मांशु को कुछ हो गया तो उसके बाद उसका क्या होगा। ये अचानक से महाराज को क्या हो गया? अगर ये मर गए तो मेरे लखनऊ पर महारानी बन के राज करने का सपना ही रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मरने के बाद सब मुझे वैश्या समझकर राजमहल से बाहर फेंक देंगे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर मैं इशाक के साथ वो सब ना करती तो शायद ऐसा ना होता। मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। इस बार फूलमती की आंखों के आंसू झूठे नहीं थे, पर उनका कारण तिग्मांशु के लिए दुख नहीं बल्कि उसका खुद का स्वार्थ था। अभी तक किसी ने दादी को तिग्मांशु की इस हालत के बारे में नहीं बताया था, इसलिए तिग्मांशु की अच्छी हालत के लिए दुआ मांगने वाला वहां कोई भी नहीं था। जुम्मन हकीम को तिग्मांशु की नब्ज टटोलते काफी वक्त बीत गया था, लेकिन अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। तिग्मांशु पूरी तरह से बेहोश था और उसके शरीर का पीलापन धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो गया था। तभी आलिशान जुम्मन के पास जाते हुए बोली, हकीम साहब, और कितना वक्त लगेगा आपको ये जानने के लिए कि तिग्मांशु को क्या हुआ है? जुम्मन ने नजर उठाकर आलिशान की तरफ देखा तो वो उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसका इशारा समझ गया। वो अपने हैदराबादी अंदाज में बोला, मुझे लगता है इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब तो इनकी जान रुखसत होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इनकी अब सिर्फ चंद सांसें ही बाकी हैं। जुम्मन की बात सुनकर आलिशान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि जुम्मन वही सब बोल रहा था जो उन्होंने उसे बोलने के लिए कहा था। ये सुनकर उस पूरे कमरे में एक मातम सा छा गया। फूलमती तो मानो जैसे किसी मूर्ति की तरह जम सी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जहाज के डूबने से पहले ही उसमें रहने वाले चूहे अपनी जान बचाने की तैयारी कर लेते हैं, ठीक वैसे ही फूलमती ने इतनी देर में अपना प्लान भी तैयार कर लिया था। फूलमती अपने मन में बड़बड़ाई, मैं इतनी आसानी से लखनऊ की राजगद्दी नहीं छोड़ने वाली। कुछ ही दिन में मेरा पेट बाहर निकल आएगा और तब मैं सबको बोलूंगी कि ये बच्चा तिग्मांशु का ही है, जो लखनऊ का युवराज है और आगे जाकर लखनऊ का राजा बनेगा। इसके बाद मैं भी देखती हूँ कौन मुझे राजमहल से बाहर निकालता है। इतनी अफरा तफरी में किसी का ध्यान भी नहीं गया कि कुमकुम वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर कुमकुम वहां होती तो तिग्मांशु ऐसी हालत में नहीं होता। मेरा सर। जंगल के पास रास्ते में घायल पड़े कोचवान के कराहने की आवाज सुनकर कुमकुम उसे शांत कराते हुए बोली, घबराओ मत भैया, मैंने आपके सिर पर दवा लगा दी है और उस पर पट्टी भी बांध दी है। कुछ ही देर में तुम बिल्कुल ठीक महसूस करोगे। कुमकुम ने जड़ी बूटियों को मिलाकर उस कोचवान के सर पर लगाया था और अपनी चुन्नी फाड़कर उसके सर पर पट्टी बांधी थी। आपका लाख लाख शुक्र महारानी, आपने मुझे अपना मानकर मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अभागा आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कुमकुम का काम वहां पर पूरा हो चुका था। अब वक्त था उसे अपने तिग्मांशु के पास वापस जाकर उसकी जान बचाने का। वो उस कोचवान से बोली, तुम यही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो। राजमहल पहुंचकर मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ, पर इस वक्त किसी भी हाल में मुझे जल्दी राजमहल पहुंचना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पर आप बिना किसी साधन के इतनी दूर कैसे जाएंगी महारानी? अपने सुहाग को बचाने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरे महादेव मेरे साथ हैं। इतना कहकर कुमकुम वहां से उठी और पैदल ही राजमहल की तरफ चल दी। कुमकुम को चलते चलते बहुत समय हो गया था, पर अभी भी वो अवध की सीमा से बहुत दूर थी। तभी अचानक कुमकुम को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी उसके कदम रुके नहीं। उस वक्त उसे इस बात का भी ख्याल नहीं था कि वो पेट से थी। उसे अपने तिग्मांशु की जान बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन शारीरिक थकान से वो कब तक लड़ सकती थी। अचानक से उसका सिर बहुत तेजी से घूमा और वो रास्ते के बीच में ही जमीन पर बैठ गई। कुमकुम हाँफ रही थी और उसके पसीने छूट रहे थे। तभी कुमकुम की नजर उस रास्ते के किनारे बने एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वो खुद को घसीटकर जब उस मंदिर के पास पहुंची तो उसने वहां एक छोटी सी शिवलिंग देखी। शिवलिंग देखकर कुमकुम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर हाँफते हुए कहा,
हे महादेव, अगर मैंने आज तक कभी भी आपके सच्चे मन से भक्ति करी है तो मुझे कुछ भी करके मेरे सुहाग के पास पहुंचा दो। मैं उन्हें नहीं खो सकती। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो। कुमकुम अभी ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी बैल के गले में घंटी बजती सुनाई दी, जो सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जब कुमकुम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके पास एक बैलगाड़ी आकर रुकी थी, जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा उसे हाँक रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कुमकुम को देखकर कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो बूढ़ा जैसे ईश्वर के रूप में ही वहां आया था। कुमकुम हिम्मत करते हुए उठी और उस बूढ़े के पास जाकर बोली, बाबा, मुझे किसी भी तरह अवध के राजमहल पहुंचा दो, मेरा सुहाग खतरे में है। उस बूढ़े ने बड़े प्यार से कुमकुम से कहा, हाँ जरूर बेटी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम आकर मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन पहले तुम थोड़ा पानी पियो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतना कहते हुए न जाने कहां से उस बूढ़े ने पानी से भरा एक लोटा कुमकुम को पकड़ाया। जैसे ही कुमकुम ने वो पानी पिया, मानो उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई। वो पानी बहुत मीठा था, जैसे वो कोई आम पानी नहीं बल्कि गंगा जल हो। पानी पीकर कुमकुम उस बैलगाड़ी में बैठ गई और उस बूढ़े ने उस बैल को हाँकना शुरू किया। कुमकुम इस बात से हैरान थी कि वो बैलगाड़ी सामान्य से तेज भाग रही थी और कुछ ही देर में वो बैलगाड़ी अवध के राजमहल के भीतर जा पहुंची। कुमकुम बैलगाड़ी से उतरी और सीधा राजमहल के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद नहीं बोला था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद जब कुमकुम उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां ना ही कोई बूढ़ा आदमी था और ना ही कोई बैलगाड़ी। कुमकुम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन तभी अचानक कुमकुम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसके अंदर का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर खुश होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोली, आपका धन्यवाद महादेव, आज आपने मेरे अंदर का विश्वास और ज्यादा बढ़ा दिया। कुमकुम को अब यकीन हो गया था कि उसके सुहाग को कुछ भी नहीं हो सकता था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ राजमहल के अंदर आई, लेकिन तभी राजमहल के आंगन में तिग्मांशु की अर्थी देखकर एक बार फिर उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। तिग्मांशु अर्थी पर लेटा था और उसके आसपास खड़े लोग उसकी मौत का मातम मना रहे थे। कुमकुम को वहां देखकर सब लोग चौंक उठे, क्योंकि वो इतनी देर बाद सबको वहां दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थे कुमकुम के पिता बृजमोहन, जिनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुमकुम वहां वापस पहुंची कैसे। कुमकुम धीरे से आगे बढ़ी और तिग्मांशु के पास जाकर बैठ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तिग्मांशु की नाड़ी चेक की तो वो जोर से बोली, महाराज अभी जिंदा हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग और ज्यादा चौंक उठे और आलीशान और राय बहादुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कुमकुम तेजी से बागीचे की तरफ भागी और कुछ देर बाद अपने हाथ मलते हुए वहां वापस आई। उसके हाथों से बहुत बदबू आ रही थी और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करने वाली थी। तभी अचानक कुमकुम ने एक नौकर से एक चांदी की चम्मच मंगवाई और अपने हाथों से मली हुई उस चीज को उस चम्मच की मदद से तिग्मांशु के मुंह में डाल दिया। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? आलिशान की बात सुनकर कुमकुम ने उसे घूरते हुए कहा, महाराज को जहर दिया गया है, इसलिए मैंने मक्खियों को पीसकर उनके मुंह में डाला है। इंसान की आंतें मक्खियों को हजम नहीं कर सकती और उनके शरीर का पूरा जहर बाहर निकालने का बस यही एक उपाय है। कुमकुम की बात सुनकर वहां सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और सब उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। क्या सच में कुमकुम तिग्मांशु को वापस से जिंदा कर देगी? क्या इस बार भी राय बहादुर और आलिशान अपने मकसद में नाकामयाब रहेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अवध के राजमहल के आंगन में सभी लोग कुमकुम को देख रहे थे और कुमकुम आशा भरी नजरों से तिग्मांशु की बेजान पड़ी लाश को देख रही थी। तभी वहां खड़ी आलिशान ने पास खड़े कुछ नौकरों से गुस्से से पूछा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चिता तैयार है? हाँ रानी साहिबा, कब की तैयार है? एक नौकर ने जवाब दिया। तिग्मांशु के लिए चिता अवध के राजमहल के मैदान में ही लगाई गई थी। आलिशान और राय सिंह बहादुर ने सब कुछ ऐसा प्लान करके रखा था कि जल्दी से जल्दी तिग्मांशु की लाश को अग्नि संस्कार दे दिया जाए। कुमकुम धड़कते दिल के साथ तिग्मांशु को ही देख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है।
कुमकुम सोच रही थी कि अभी तक तो तिग्मांशु को उल्टी हो जानी चाहिए थी। उसकी ये दवाई पेट तक पहुंचने से पहले कहीं अटक तो नहीं गई। अचानक ही कुमकुम ने तिग्मांशु के सर को उठाया और पीठ पर थपथपाया ताकि वो मक्खी वाली दवाई तिग्मांशु के पेट तक पहुंच सके। कुमकुम की ये हरकत देखकर सब चौंक गए कि वो तिग्मांशु की डेड बॉडी के साथ क्या कर रही थी। अब बृजमोहन भाग के कुमकुम के पास गया। कुमकुम, बृजमोहन ने उसको झकझोरते हुए कहा, तिग्मांशु की लाश से दूर हटो। ये कहकर उसने कुमकुम को तिग्मांशु की डेड बॉडी से झटके से दूर किया और 4 नौकरों ने मिलके तिग्मांशु की अर्थी को उठाया। राम नाम सत्य है। कुमकुम चीख उठी, नहीं, थोड़ा समय दो, मेरा इलाज काम करेगा। महाराज को नीचे रखो, महाराज जिंदा हैं। लेकिन बृजमोहन के कहने पर 5 नौकरानी ने कुमकुम को पकड़ के रखा था। आलिशान ने तिग्मांशु की मौत पर रोने के लिए कुछ रुदालियों को बुलाया था, जो अब छाती कूट कूट के रोने लगी थी। नित्या का भी रो रो कर हाल बेहाल था। कुमकुम सोचने लगी, क्या सच में तिग्मांशु मर चुका था? क्या वो उसकी जान बचाने में नाकामयाब रही? अब उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। कैसे बचाए वो तिग्मांशु को जिंदा जलते हुए? तभी फूलमती भाग के तिग्मांशु की चिता के पास गई और उसकी छाती पर अपनी कलाई जोर जोर से मारते हुए रोने लगी। नहीं महाराज, मुझे साथ ले जाइए महाराज। फूलमती ने तिग्मांशु की छाती पर मारना जारी रखा। फूलमती को ऐसा करते देख कुमकुम एकदम ही शांत हो गई। सिर्फ उतना ही नहीं, कुमकुम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आ गई। कुमकुम के मुस्कुराने का कारण 2 ही पल में पता चल गया। फूलमती पागलों की तरह तिग्मांशु की छाती पर मार के कुमकुम का ही काम कर रही थी। थोड़ी देर पहले कुमकुम जहर निकालने के लिए ही तिग्मांशु की पीठ पर मार रही थी। अब आलिशान इरिटेट हो गई, लेकिन वो खुल के सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी। वो कुछ सोच के फूलमती के पास गई और फूलमती को संभालते हुए कहा, बस करो, ये करने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। आलिशान ने ये बोला और तभी अचानक तिग्मांशु के मुंह से काले रंग का पानी फुवारे की तरह बाहर निकला और आलिशान के चेहरे को तरबतर कर दिया। ये देख सबके होश उड़ गए। वहां मौजूद सारे लोग सोचने लगे कि एक मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। महाराज! कुमकुम की खुशी का ठिकाना न रहा। कुमकुम खुद को छुड़वा कर तिग्मांशु की ओर भागी, क्योंकि आलिशान की शक्ल पर काली उल्टी करने के बाद तिग्मांशु ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी थी। अपनी आंखें खोलकर मैं कहाँ हूँ कहते हुए तिग्मांशु चिता पर उठ बैठा। खुद को चिता पर पाकर अचानक वो फिर से डर के मारे बेहोश हो गया। कुमकुम ने तुरंत ही तिग्मांशु की नब्ज पकड़ी और वो ये जानकर खुश हो गई कि अब तिग्मांशु एकदम ठीक था। महाराज बेहोश हो गए हैं, उनको कमरे में लेकर आओ। कुमकुम ने शॉक्ड खड़े नौकरों को ऑर्डर दिया, लेकिन सारे नौकर एक मरे हुए आदमी को जिंदा देखकर इतना डर गए थे कि वो लोग पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो क्या, फूलमती भी डर के मारे फ्रीज हो गई थी। सबसे ज्यादा बुरी शक्ल तो राय सिंह और आलिशान की थी। आलिशान अपना काला मुंह पोंछते हुए वहां से सरक गई। राय सिंह बहादुर भी उसके पीछे चल पड़ा। कुमकुम ने देखा कि वहां खड़ा कोई भी तिग्मांशु के पास नहीं आ रहा, तो वह अकेले बेहोश तिग्मांशु को उठाने लगी। तभी अचानक एक हाथ आया और उसकी मदद करने लगा। कुमकुम ने देखा कि वो हाथ इशाक का था। फिलहाल कुमकुम के दिमाग में तिग्मांशु के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। इशाक जैसा भी था, लेकिन उस वक्त कुमकुम के काम आया। बेहोश तिग्मांशु को एक ओर से इशाक ने उठाया, लेकिन कुमकुम दूसरी ओर से उठाने गई तो इशाक ने चीख के नौकरों को ऑर्डर दिया, मोहतरमा उठाएगी इतने भारी आदमी को? निकम्मो, मेरी मदद करो। ये सुनकर सारे नौकर इशाक की मदद करने आगे आए। कुछ ही पल में इशाक और कुमकुम तिग्मांशु को लेकर उसके कमरे में जाने लगे। नित्या भी पीछे गई। उधर अपने कमरे में आलिशान के हाल बेहाल थे। उसके बाल बिखरे पड़े थे, उसके कपड़े इधर उधर हो रखे थे और वो अपने कमरे में जमीन पर लेटी हुई थी। आंखों में अनगिनत आंसू थे। पानी पी लो बेगम, तुम ऐसे रोगी तो मैं आगे कुछ सोच नहीं पाऊंगा। राय सिंह आलिशान को पानी का ग्लास देते हुए एक भीगी बिल्ली की तरह उसके पास बैठा था। नहीं पीना पानी। आलिशान भड़कते हुए उठी और राय सिंह के हाथ से ग्लास लेकर फोड़ दिया। ये कुमकुम हमारे मुंह से निवाला भी छीन लेगी, तब पिलाना मुझे पानी। आलिशान की आंखें रो रो कर चुड़ैल की तरह लाल हो गई थी। मुझे बुलाया? अचानक ही पीछे से किसी की आवाज आई। राय सिंह ने मुड़कर देखा तो किशन आया हुआ था। किशन ने आलिशान के कमरे में पहुंचने से पहले सुना था कि तिग्मांशु बच गया था।
राय सिंह ने आलिशान का पूरा गुस्सा अब किशन पे निकाला। ये कैसा जहर दिया तूने? राय सिंह गुस्से से कांपते हुए बोल उठा। कुछ मक्खियां उसके पेट में क्या गई, वो तो वापस जिंदा हो गया। सच तो ये था कि ये बात किशन को भी मानने में नहीं आ रहा था। उसने राय सिंह और आलिशान के लिए कई लोगों की जान ली थी, लेकिन ये उसने पहली बार देखा था। किशन समझ गया था कि तिग्मांशु को मारने का दूसरा प्रयास भी कुमकुम की वजह से ही नाकामयाब हो गया था। अब सबसे पहले कुमकुम को निपटाना होगा, तभी जाके तिग्मांशु को रास्ते से हटा पाएंगे। किशन बोला। हम अब तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। कहते हुए आलिशान ने अचानक ही पास पड़ी एक दारू की बोतल फोड़ी और किशन को पता चले कि हो क्या रहा है, उससे पहले आलिशान ने किशन का गला उस फूटी हुई बोतल से काट दिया। राय सिंह और आलिशान चुपचाप उसे तड़पता देखते रहे। 2 ही पल में किशन ने आखिरी सांस ली। काफी समय बाद राय सिंह ने चुप्पी तोड़ी। लेकिन तुम कुमकुम और तिग्मांशु को खुलेआम नहीं मार सकती, ये जानती हो ना? आलिशान ने कांच की बोतल किशन की डेड बॉडी के पास फेंकी और बोली, नहीं, कुमकुम और तिग्मांशु को पहले अपाहिज करेंगे। राय सिंह ने और इशारों में ही उन लोगों ने आगे का प्लान बनाया, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि जिस कुमकुम के खिलाफ वो लोग प्लान बना रहे थे, वो कुमकुम तब तक पूरे अवध में मशहूर हो चुकी थी। क्या लखनऊ की महारानी कुमकुम लखनऊ के महाराज को यमराज से वापस ले आई? अवध के कोने कोने में महारानी कुमकुम के चमत्कारिक इलाज की बातें होने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि महारानी कुमकुम इतनी बढ़िया वैद्य थी कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। वो तो साक्षात सती सावित्री है, एक औरत बोल उठी। तो सारी औरतों ने मिलकर अवध के चौराहे पे कुमकुम के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए। महारानी कुमकुम की जय, महारानी कुमकुम की जय। उधर महल में तिग्मांशु के कमरे में कुमकुम तिग्मांशु के बिस्तर के सिरहाने के पास बैठकर तिग्मांशु को होश में लाने के लिए उसके कपाल पर कुछ लेप लगा रही थी। फूलमती एक पतिव्रता स्त्री की तरह उसके पैरों को दबा रही थी। इशाक कमरे के एक कोने में खड़ा था। अंदर कोई नौकर नहीं था। नित्या दूसरे कोने में खड़ी होकर सवाल पे सवाल कर रही थी। पर महारानी आलिशान तिग्मांशु को मारना चाहेगी तो मेरे सामने खुद उसे सूप क्यों देगी? नित्या के सवाल का जवाब कुमकुम जानती थी। आलिशान ने डेस्परेशन में आकर एक बेवकूफी कर दी थी। नित्या के सामने ही तिग्मांशु को सूप दिया था ताकि किसी को आलिशान की गतिविधि पे शक न हो, लेकिन स्वाभाविक है शक तो उसी पर होना था। नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि तिग्मांशु को मार के आलिशान को क्या हासिल होने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अवध की गद्दी तिग्मांशु के नाम हो। अचानक इशाक बोल उठा। कुमकुम तो ये बात जानती थी क्योंकि उसने कागजात पढ़ लिए थे, लेकिन नित्या और फूलमती ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। फूलमती इशाक के इस मैच्योर रूप को देखकर भी थोड़ा दंग रह गई थी। उसे लगा था कि ये इशाक तो सिर्फ दिलफेंक आशिक लग रहा था, लेकिन ये तो काफी समझदार निकला। आलिशान बुआ ने अंग्रेजों से वादा किया है कि अवध की गद्दी पर एक मुगल आएगा। इशाक कुमकुम को देखकर बोलने लगा। इसीलिए ये गद्दी वो मुझे देना चाहते हैं। ये बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए, कुमकुम भी। आखिर अंग्रेजों की यही तो नीति थी, डिवाइड एंड रूल। फूलमती ने नोटिस किया कि इशाक बार बार कुमकुम से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों कुमकुम इशाक को देख ही नहीं रही थी। कुमकुम उसे देखे बिना ही बोल उठी। अपने बचपन के दोस्त तिग्मांशु से उसके हक की गद्दी छीनोगे इशाक? क्यों नहीं? इशाक बोल उठा। माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। इशाक ने तिग्मांशु की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने मेरा प्यार छीना, मैं इसकी गद्दी छीनूंगा। ये कहकर इशाक वहां से चला गया। ये सुनकर कुमकुम का चेहरा लाल हो गया। फूलमती और नित्या दंग रह गए। दरअसल बात ये थी कि जब कुमकुम 16 साल की थी और इशाक 20 साल का, तभी इशाक ने पहली बार कुमकुम को अवध के राजमहल के पीछे वाले जंगल में देखा था। इशाक जंगल में एक खरगोश का शिकार करने ही वाला था, तब कुमकुम ने बीच में आके उस खरगोश की जान बचाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुमकुम का सौम्य स्वभाव और उसकी दयालु आंखों ने इशाक का दिल 2 ही पल में जीत लिया था। 6 साल पहले जब तिग्मांशु कुमकुम से शादी ना करने के बहाने ढूंढ रहा था, तभी इशाक ने कुमकुम से अपने प्यार का इजहार भी किया था। उस तिग्मांशु में क्यों तुम्हारी जान अटकी है कुमकुम? वो तो किसी तवाइफ के प्यार में है। इशाक की आंखों में कुमकुम के लिए सच्चा प्यार था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन कुमकुम ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इशाक ने भी उसके बाद किसी और से शादी नहीं की थी। बेशक उसके हरम में 20 औरतें थीं,
लेकिन दिल में सिर्फ एक, कुमकुम। इशाक के जाने के बाद फूलमती अभी भी शौक में थी, ये जानकर कि इशाक कुमकुम से प्यार करता था। तभी नित्या बोली, कुमकुम, तुम अभी के अभी तिग्मांशु को लेकर वापस लखनऊ चली जाओ। उसने एक महारानी की तरह कुमकुम को आदेश दिया। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों की जान खतरे में है। नित्या, मैं कायर नहीं कि भाग जाऊं। ये सुनकर नित्या चौंक के कुमकुम को देखने लगी। अब मैं पहले वाली कुमकुम भी नहीं कि सब मुझे अपने इशारों पर नचाएंगे और मैं नाचूंगी, कुमकुम ने कहा। फूलमती चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। नित्या का ईगो हर्ट हो गया। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोल उठी, तुम कर भी क्या लोगी? भूलना मत, महाराज राय सिंह बहादुर तुमसे कई गुना ताकतवर हैं। इस बात की गलत फहमी है। बचपन में क्या पढ़ा था भूल गई? मारने वाले से ज्यादा ताकतवर बचाने वाला होता है। नित्या, मैं फूलमती से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तुम बाहर जाओ। अब कुमकुम ने एक महारानी की तरह नित्या को आदेश दिया। कूच बिहार की महारानी से इस तरह आज तक किसी ने बात नहीं की थी। नित्या पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुमकुम फूलमती की ओर मुड़ी और अपना हाथ आगे किया। मेरी दोस्त बनोगी? फूलमती सोचने लगी कि कहीं कुमकुम कोई मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन कुमकुम एकदम गंभीर थी। कुमकुम की आंखों में बदले की आग जल रही थी। हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए, हमारे पति के खातिर। ये कहते हुए कुमकुम फूलमती के और पास आई। फूलमती को समझ नहीं आया कि कुमकुम के दिमाग में क्या चल रहा था। कुमकुम ने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और फूलमती की तरफ मुड़ी। अवध से कोसों दूर दूसरी तरफ लखनऊ के महल में एक दरवाजा खुला और उसमें से इंदुमती अंदर आई और सीधा महिषी के कमरे में पहुंची। महिषी उस वक्त सो रही थी। इंदुमती ने उसे जगाया। उठिए, उठिए। महिषी ने आंखें खोली और इंदुमती का पसीने से लथपथ चेहरा देखा। है क्या है? इतनी रात को क्यों जगाया? महिषी बौखला के बोल उठी। अचानक ही दरबार की तरफ से नाचने गाने की आवाज आने लगी। महिषी ने पूछा, ये जश्न की आवाज? महाराज वापस आ गए? इंदुमती अब तक एकदम ही शॉक्ड खड़ी थी। जल्दी वहां चलिए। महिषी को इंदुमती जल्दी जल्दी दरबार में लेकर गई। दरबार के बाहर एक कार खड़ी हुई थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। महिषी और इंदुमती बड़ा दरवाजा खोलकर दरबार में गए तो एक बेभत्स चीज देखी। बेहद सुंदर नर्तकियां नाच रही थीं और कुछ अंग्रेज अफसर उन पर हीरे मोती के हार फेंक रहे थे और तिग्मांशु की गद्दी पर बैठा था एक लंबे बालों वाला अत्यंत सुंदर आदमी। यह आदमी हिंदुस्तानी ही दिख रहा था, लेकिन नशे में धुत था। बंद करो, ये क्या चल रहा है? महिषी ने हिम्मत करके जश्न को बंद करवाया। नर्तकियों ने नाचना बंद कर दिया। महिषी उस लंबे बालों वाले आदमी की तरफ आगे बढ़ी और पूछा, ये लखनऊ के महाराज की गद्दी है, तुम्हारी हिम्मत की तुम इस पर आके बैठो, कौन हो तुम? ये सुनकर वो लंबे बालों वाला आदमी नशे में झूलते हुए खड़ा हुआ। मैं सुधांशु सिंह बहादुर, लेकिन नकली राजा तिग्मांशु का बड़ा भाई और लखनऊ का असली महाराज। तिग्मांशु का बड़ा भाई भी था। वो तिग्मांशु को नकली महाराज क्यों बोल रहा था? क्या वो सच में तिग्मांशु का बड़ा भाई था या राय सिंह बहादुर का कोई आदमी जो तिग्मांशु की गैर हाजिरी में गद्दी हथियाने आया था? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने आप को राजा तिग्मांशु का बड़ा भाई कहने वाले सुधांशु को अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट था और साथ ही साथ उसके पास मैन और मसल पावर भी बहुत था। महिषी चाहते हुए भी कुछ न कर पाई। लखनऊ में हुई उस तख्ता पलट की कोशिश से कोसों दूर अवध में जब खिड़की से आती सुबह की पहली किरण जब तिग्मांशु के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोले। उसने पाया वो एक दूसरे बड़े कमरे में था जो राजमहल में दादी माँ के ठीक नीचे वाली मंजिल में था। तिग्मांशु के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो धीरे धीरे सारी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग पर इतना जोर डालने के बाद भी उसे सिर्फ इतना ही याद था कि वो एक चिता पर लेटा हुआ था। तिग्मांशु को अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, पर फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहा था। आप लेटे रहिए, आपको अभी आराम की जरूरत है। ये बोलते हुए कुमकुम उस कमरे में दाखिल हुई और तिग्मांशु के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में एक ग्लास पकड़ा हुआ था। तिग्मांशु कुमकुम को देखते हुए बोला, क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा सपना देखने के बाद जागा हूँ।
मेरे पूरे शरीर में इतना भारीपन महसूस क्यों हो रहा है? कुमकुम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास तिग्मांशु को देते हुए कहा, आप ये छाछ पी लीजिए, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। उल्टियां करके पूरा जहर निकालने के बाद तिग्मांशु के शरीर में पानी की कमी हो गई थी, इसलिए उसने कुमकुम के हाथ से वो ग्लास छीना और एक सांस में पूरी छाछ घटक गया। छाछ पीने के बाद तिग्मांशु को काफी बेहतर महसूस हुआ। वो कुमकुम से बोला, दादी कैसी हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। पिछले कई घंटों में तिग्मांशु के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर राजमाता सुंदरी को नहीं दी गई थी, इसलिए कुमकुम तिग्मांशु को रोकते हुए बोली, दादी बिल्कुल ठीक हैं, वो अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, आप उनकी चिंता ना करें, फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। तिग्मांशु ने हैरानी से पूछा, पर क्या तुम मुझे बताओगी मुझे हुआ क्या था? कुमकुम कुछ बोलती उससे पहले ही वहां नित्या आई और बोली, तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैल गया था, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि सबको लगा था कि तुम मर। कुमकुम नित्या को बीच में ही रोकते हुए बोली, महाराज को इस वक्त आराम की जरूरत है, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, फिलहाल राजमाता तुमसे मिलना चाहती हैं, क्या तुम अभी यहाँ से जा सकती हो? कुमकुम की बात सुनकर नित्या को बहुत बुरा लगा। वो जानती थी कि कुमकुम झूठ बोल रही थी। राजमाता सुंदरी तो नित्या की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। कुमकुम ये सारी बातें सिर्फ उसे वहां से भगाने के लिए बोल रही थी, लेकिन नित्या ये बात तिग्मांशु के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो शायद तिग्मांशु को ऐसा लगता कि वो उसकी दादी से ना मिलने के लिए बहाना बना रही थी। इसलिए वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहां से चली गई। तभी तिग्मांशु हैरान होते हुए कुमकुम से बोला, ये नित्या क्या कहना चाह रही थी? क्या किसी ने मुझे जहर दिया था? जहर के असर के कारण तिग्मांशु ये भूल चुका था कि उसने आलिशान द्वारा दिया सूप पिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। नहीं महाराज, आपको शायद किसी जहरीले सांप ने काटा था, जिस वजह से आपके शरीर में उसका जहर फैल गया था। कुमकुम ने झूठ बोला। तिग्मांशु याद करते हुए बोला, सांप ने काटा था, पर मुझे वो सब याद क्यों नहीं? तभी वहां फूलमती आई और बोली, वो इसलिए महाराज क्योंकि जब सांप ने आपको काटा तब आप खिड़की के पास खड़े थे और सांप के काटने के बाद आप लड़खड़ाकर खिड़की से नीचे गिर गए, जिस वजह से आपके सिर पर चोट आई और आपको वो याद नहीं। फूलमती को अपनी आंखों के सामने देखकर तिग्मांशु की बेहतर महसूस हुआ, पर साथ ही उसकी बातों ने तिग्मांशु का सिर चकरा दिया था। सांप, खिड़की, सिर पे चोट, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तभी कुमकुम तिग्मांशु से बोली, आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, फिलहाल सब ठीक है, आप यहाँ आराम करें, तब तक मैं और फूलमती आपके लिए शाही रसोई में जाकर अपने हाथों से नाश्ता बनाते हैं। इतना कहकर फूलमती और कुमकुम एक दूसरे के सामने मुस्कुराए और कमरे से बाहर चले गए। लेकिन ये सब देखकर तिग्मांशु भौचक्का रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुमकुम और फूलमती इतनी अच्छी दोस्ती कब हो गई थी। जहाँ एक तरफ तिग्मांशु मौत के मुंह से वापस आ गया था, वहीं दूसरी तरफ पूरे लखनऊ में यह अफवाह फैल चुकी थी कि उनके महाराज तिग्मांशु की मौत हो चुकी थी। और ये खबर फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुधांशु था, जो खुद को तिग्मांशु का बड़ा भाई बताकर लखनऊ की गद्दी पर आ बैठा था। अपने महाराज की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा लखनऊ शोक में डूबा था। वहीं राजमहल में तिग्मांशु के सभी वफादार दुखी होने के साथ साथ बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए थे। सुधांशु ने जबरदस्ती लखनऊ पर कब्जा कर लिया था और पूरे राज्य को अपना गुलाम बना लिया था। तिग्मांशु के ज्यादातर वफादार या तो मारे जा चुके थे या फिर बंदी बना लिए गए थे। यहाँ तक कि गुलाब सिंह और मोगरा सिंह को भी जेल में बंद कर दिया गया था। जो महिषी अपने मन में खुद को तिग्मांशु की माँ और लखनऊ की राजमाता मानती थी, सुधांशु ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। सुधांशु और उसके वफादार लोग महिषी की उम्र का लिहाज किए बिना उससे अपनी खूब सेवा करवाया करते थे, और अगर उससे जरा सी भी चूक हो जाती थी तो वो उस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते थे। एक शाम महिषी अपने छोटे से कमरे में बैठी रो रही थी। न जाने महाराज हमें छोड़कर क्यों चले गए। महारानी फूलमती भी यहाँ नहीं है जिनके सामने मैं अपना दुखड़ा रो सकूं। मैं तो इस राजमहल में एक रानी की तरह रहती थी और आज आलम यह है कि मेरी हैसियत नौकरानी से भी बदतर है। काश महाराज जिंदा होते तो अपनी माँ जैसी दाई माँ की ये हालत देखकर उस सुधांशु और उसके लोगों का सिर कलम कर देते। तभी उसके कमरे में एक आवाज गूंजी, महाराज को कुछ नहीं हुआ है। जब तक महारानी कुमकुम उनके साथ है तब तक महाराज तिग्मांशु का कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
महिषी ने सिर उठाकर देखा तो सामने इंदुमती खड़ी थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सुना नहीं तुमने? पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल चुकी है कि महाराज तिग्मांशु अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंदुमती महिषी के पास आते हुए बोली, और ये खबर किसने फैलाई? सुधांशु और उसके आदमियों ने ना। वो लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। सबको पता है कि महाराज अपनी दोनों रानियों के साथ अवध गए थे राजमाता सुंदरी से मिलने। अगर ये खबर सच होती तो अवध के राजमहल से कोई दूत ये खबर लेकर आता, ना कि ये सुधांशु जो खुद को महाराजा का बड़ा भाई बता रहा है। मुझे तो लगता है ये कोई बहरूपिया है जो सत्ता हासिल करने के चक्कर में महाराज की गैर हाजिरी में यहाँ का राजा बन बैठा है। महिषी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, इसका मतलब महाराज जिंदा हो सकते हैं? पर ये बात हमें कैसे पता चलेगी? इंदुमती गंभीर स्वर में बोली, हमें किसी भी हाल में अवध तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि लखनऊ की राजगद्दी पर कोई दूसरा आ बैठा है। अगर महाराज तिग्मांशु सही सलामत है तो वो इस बहरूपिये को लखनऊ से बाहर निकालने के लिए जरूर वापस आएंगे। महिषी ने हैरानी से पूछा, पर हम अवध तक ये संदेश पहुंचाएंगे कैसे? इंदुमती कुछ सोचते हुए बोली, ये काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है। महिषी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, कौन? मोगरा सिंह? इंदुमती ने हाँ में अपना सिर हिलाया। महिषी ने कहा, लेकिन उसे तो बंदी बना लिया गया है। इंदुमती एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मोगरा सिंह को जेल से कैसे बाहर निकालना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। इधर अवध के राजमहल में तिग्मांशु अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी दोनों ही पत्नियां कुमकुम और फूलमती उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, पर तिग्मांशु को अभी भी ये समझ में नहीं आया था कि आखिर में उन दोनों में इतनी अच्छी बन कैसे रही थी, क्योंकि तिग्मांशु फूलमती को अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि कुमकुम फूलमती को फूटी आंख नहीं भाती थी। वही कुमकुम भी फूलमती से नफरत करती थी। उन दोनों ने कई बार तिग्मांशु के सामने एक दूसरे से अच्छे से पेश आने का नाटक किया था, पर हर बार तिग्मांशु को ये पता होता था कि उन दोनों का एक दूसरे से अच्छे से पेश आना सिर्फ एक दिखावा था और कुछ नहीं। लेकिन आज जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो दिखावा नहीं था, बल्कि कुमकुम और फूलमती सच में एक दूसरे से ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो बहुत पुरानी सहेलियां हों। एक दिन जब तिग्मांशु काफी बेहतर महसूस कर रहा था तो उसने दादी माँ से मिलने का तय किया। जब वो अपनी मंजिल से ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहा था तब उसने महल के बाहर किसी को द्वारपाल से बात करते हुए सुना, भैया, मेरी बीवी की कमर में फोड़ा हो गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। एक बार मुझे लखनऊ की महारानी कुमकुम से मिल लेने दो, जिससे मैं उनसे अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। ये सुनकर तिग्मांशु अपने मन में बड़बड़ाया, कुमकुम के इलाज करने वाली बात यहाँ भी फैल गई। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लखनऊ की जनता ही उसके इस हुनर के बारे में जानती है। कौन हो तुम, और तुमसे किसने कहा कि कुमकुम लोगों का इलाज करती है? तिग्मांशु ने पूछा। वो आदमी झुककर तिग्मांशु को सलाम करते हुए बोला, युवराज की जय हो। मैं क्या, पूरा अवध जानता है कि सती सावित्री महारानी कुमकुम पर स्वयं धन्वंतरी का आशीर्वाद है। जिस तरह उन्होंने आपको मृत्यु के बाद जिंदा कर दिया, उस तरह उनके लिए किसी और का इलाज करना बाएं हाथ का खेल है। उस आदमी की बात सुनकर तिग्मांशु हैरान हो गया। तभी द्वारपाल ने उस आदमी को डांट कर वहां से भगा दिया। क्षमा करें युवराज, पर जब से महारानी कुमकुम ने आपको ठीक किया है तब से पूरे अवध में सब लोग उनसे अपने परिजनों का इलाज करवाना चाहते हैं और मुंह उठाकर राजमहल दौड़े आते हैं, जैसे ये कोई राजमहल नहीं बल्कि कोई चिकित्सालय हो। ये सुनकर तिग्मांशु हैरान रह गया। उसने द्वारपाल से कहा, पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ भी हुआ है मुझे सब जानना है। दूसरी तरफ कुमकुम राजमाता सुंदरी के कमरे में बैठी उनके पैरों पर गर्म तेल की मालिश कर रही थी। तभी दादी उदास मन से कुमकुम से बोली, कितने दिन हो गए, मैंने अभी तक तिग्मांशु को नहीं देखा। भला ऐसा कौन सा काम है उसे लखनऊ में जो उसे अपनी बीमार दादी को छोड़कर जाना पड़ा? मुझे तो लगता है उसे अपनी दादी की कोई चिंता ही नहीं है। दादी की बात सुनकर कुमकुम उनसे दोबारा से झूठ बोलते हुए बोली, दरअसल लखनऊ की प्रजा में से कोई यहाँ महाराज के लिए कोई समस्या लेकर आया था, और आप तो जानते ही हैं महाराज अपनी प्रजा को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। जैसे ही वो अपनी प्रजा की समस्या दूर कर देंगे वो यहाँ वापस लौट आएंगे। मैं आ गया हूँ दादी, तिग्मांशु बोला। अचानक से तिग्मांशु को अपने सामने देखकर बूढ़ी दादी की आंखें चमक उठी। तिग्मांशु मेरे बच्चे, तुम वापस आ गए। तिग्मांशु आगे बढ़ा और अपनी दादी से लिपट गया। तिग्मांशु ने कुमकुम और दादी की बातें सुन ली थी
और अब वो ये जान चुका था कि आखिर कुमकुम ने दादी से झूठ क्यों बोला था। वो दादी के गालों पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, मुझे माफ करिएगा, मुझे किसी जरूरी काम से लखनऊ जाना पड़ा, पर अब मैं आ गया हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। दादी तिग्मांशु के चेहरे को देखते हुए बोली, पिछले कुछ दिनों में तुम कितने दुबले हो गए हो। लगता है वो समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसलिए तुम इतना परेशान रहे। तिग्मांशु कुमकुम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ दादी, समस्या तो बहुत बड़ी थी, पर आप सबके प्यार के होते हुए कोई भी समस्या ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। कुमकुम तिग्मांशु की बात से समझ गई कि उसे सब कुछ पता चल गया था। तिग्मांशु जिस प्यार भरी निगाहों से कुमकुम की तरफ देख रहा था, उससे कुमकुम को शर्म आ गई और शर्माते हुए उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। तिग्मांशु और दादी ने ढेर सारी बातें की, जबकि कुमकुम अभी भी दादी के पैरों की मालिश कर रही थी और उनकी बातों में भी भाग ले रही थी। लेकिन तभी अचानक कुमकुम का जी मिचलाने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे उल्टी आने वाली थी। अचानक से कुमकुम ने दादी के पैरों में मालिश करना बंद कर दिया और अपने मुंह पर हाथ लगाती हुई बालकनी की तरफ भागी। बालकनी में पहुंचकर कुमकुम वहां से नीचे की तरफ झांककर उल्टी करने लगी। कुमकुम की तबीयत बिगड़ते देख तिग्मांशु उसकी फिक्र करते हुए चिल्लाया, कुमकुम तुम ठीक तो हो ना? तिग्मांशु की बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कुमकुम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्भावस्था में ऐसे दिनों में उल्टियां आना आम बात है। दादी की बात सुनकर कुमकुम और तिग्मांशु दोनों चौंक उठे। साथ ही दादी को भी समझ में आ गया था कि वो खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। तिग्मांशु ये बात सुनकर दंग रह गया था और बड़ी बड़ी आंखों से कुमकुम की तरफ देख रहा था। वही कुमकुम भी बालकनी के पास किसी मूर्ति की तरह जमी हुई खड़ी थी। तिग्मांशु के सामने कुमकुम का वो सच आ चुका था जिसे वो अब तक उससे छुपाती आई थी, और उसे नहीं पता था कि उस सच को जानने के बाद तिग्मांशु आगे क्या करने वाला था। कुमकुम के गर्भवती होने का सच जानने के बाद तिग्मांशु क्या करेगा? क्या इंदुमती मोगरा सिंह की मदद से अवध तक संदेश पहुंचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।